सुंदरपुर राज्य में राजा वीर सिंह अपनी पत्नी मेनका के साथ रहते थे। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और ये देख रानी मेनका की सौतीली बहन उनसे जलती थी। ये देखो कनिका, महाराज मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे एक बार कहने पर उन्होंने मुझे ये हीरे के चढ़ाऊ कीमती कंगन तोहफे में दिए हैं। सुंदर है ना? हाँ, सुंदर तो है रानी मेनका, लेकिन आप इन कंगन और इन गहनों का क्या करेंगी जब अंदरूनी सुख ही आपके पास नहीं है? क्या मतलब कनिका? तुम कहना क्या चाहती हो? अंदरूनी सुख का क्या मतलब है? यही कि आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है। अभी कनिका ये कह रही होती है जब वहाँ राजा आते हैं। क्या हुआ? आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं अब चलती हूँ क्योंकि अब मेरे राज्य में वापस लौटने का समय हो गया है और रास्ता लंबा है, इसीलिए मुझे वहां जाने में कहीं देर ना हो जाए। कनिका ये कहकर वहां से चली जाती है। महाराज, हमारे विवाह को कई वर्ष गुजर चुके हैं, अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई। शायद वैद्य जी सच कहते हैं, मैं बांझ हूँ, इसीलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। यह आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मुझे संतान प्राप्ति हो या ना हो, मैं दूसरा विवाह किसी से नहीं करूंगा। नहीं महाराज, आपको मेरी कसम, आपको दूसरा विवाह मेरी बहन कनिका से करना होगा। वो बहुत अच्छी है और मुझे विश्वास है कि वही आपको संतान का सुख दे सकती है, इसीलिए आपको कनिका से विवाह करना होगा। ठीक है रानी मेनका, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपकी बहन कनिका से दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूं। और फिर रानी मेनका अपनी सौतीली बहन कनिका का विवाह महाराज से करवा देती है। जब अचानक उनकी वहां तबीयत खराब हो जाती है। मंत्री जी, रानी मेनका को न जाने क्या हो गया है। आप अभी इसी समय राजमहल में वैद्य जी को लेकर आइए। जी महाराज जी, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। और फिर कुछ ही समय में मंत्री जी महल में वैद्य जी को लेकर आते हैं, जो रानी मेनका को देखते हैं। भालो भालो, मुबारक हो महाराज, आपके घर खुशखबरी है, रानी मेनका गर्भवती है। क्या आप क्या कह रहे हैं? सच में रानी मेनका मां बनने वाली है? मगर यह तो कभी मां नहीं बन सकती थी, तो यह सब कैसे? महाराज, यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद भगवान का चमत्कार है। खैर, आपसे आप रानी मेनका का बहुत ख्याल रखिएगा। वैद्य जी वहां से चले जाते हैं, जबकि पिता बनने की खबर सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और रानी मेनका का दिन रात ख्याल रखते हैं। और 9 माह कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये देख रानी कनिका गुस्से से अंदर ही अंदर पागल होती है। इतनी मुश्किल से मैंने अपने प्रेम को पाया था और इस मेनका को गर्भवती होने से रोकने के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन इस रानी ने गर्भवती होकर अच्छा नहीं किया। कनिका ये सोच रही होती है जब अचानक रानी मेनका को दर्द शुरू हो जाता है। महाराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रखिए रानी मेनका, सब अच्छा ही होगा। बच्ची के पैदा होते ही रानी कनिका उस बच्ची को चुराकर उसे अपने साथ ले जाती है।
नन्ना रे नाना रे नाना। हे हे। अरे यह बच्ची यहाँ कैसे आई? और यह तो बहुत सुंदर है और दिखने में यह किसी शाही घराने की लगती है। या अगर मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं तो इसके बड़े होने पर मैं इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकता हूँ। और फिर भोला उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे पालता पोसता है, साथ उस पर अत्याचार भी करता है। जब एक दिन अरे ओ रूपवती, सुन, जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर ले और कुएं से पानी भर कर लेके आ, वरना आज सारा दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जी पिताजी, मैं अभी सारा काम खत्म करके कुएं से पानी लाती हूँ। चल जा अब। पता नहीं कौन माता पिता थे जिसने तुझे फेंक दिया और एक मैं बेवकूफ तुझे पाल रहा हूँ। जा अब यहाँ से। भोला रूपवती को हमेशा की तरह उसके असल माता पिता के ताने मारने लगता है, जिसे सुनकर उदासी से अपना काम खत्म करके पानी भरने कुएं पर जाती है, जहां रोज की तरह उसका प्रेमी रघु उसका इंतजार करता है। रूपवती, आज तुम्हें आने में बहुत देर कर दी, सब ठीक है ना? हाँ रघु, बस मैं घर का काम कर रही थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन क्या तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर खैर अब तुम्हें देख लिया ना तो दिल को सुकून मिल गया। अभी रघु रूपवती से ये कह रहा होता है कि अचानक वहाँ उसका मित्र रामू आता है। अरे रघु, जल्दी चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। अच्छा रामू, ठीक है, चलो चलते हैं। और रूपवती, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलने आऊंगा। रघु ये कहकर वहां से चला जाता है, जबकि उसकी बात सुनते रूपवती अपना काम करने लगती है। और तभी वहां सोमनाथ नामी एक अमीर जमींदार अपने एक साथी के साथ आता है। अरिया, यह कन्या कौन है और किसकी पुत्री है? अरे जमींदार साहब, यह वह अपना भोला है ना, भोला, उसकी लेहपालक पुत्री है। इसका नाम रूपवती है। हरिया की ये बात सुनकर सोमनाथ अपने मन में सोचता है, ओहो, अच्छा, तो यह रूपवती भोला की लेहपालक पुत्री है और इसकी सुंदरता के तो क्या कहने। यह तो मेरी तीनों पत्नियों से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए अब मैं इससे विवाह करूंगा। सोमनाथ ये सोचकर भोला के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? हाँ, असल में भोला, मैं तुम्हारी पुत्री रूपवती से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मगर जमींदार साहब, आपकी तो पहले से ही 3 पत्नियां हैं, तो आप मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी पुत्री की सुंदरता बहुत भा गई है, इसलिए मैं उससे विवाह करूंगा और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। क्या कीमत? ठीक है, मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ। और भोला रूपवती का विवाह जमींदार सोमनाथ से तय कर देता है। और जब ये बात रूपवती को पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस जमींदार से कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं सिर्फ रघु से विवाह करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से प्रेम करती हूँ। अच्छा, तो तू अपने उस प्रेमी से विवाह करना चाहती है, लेकिन अगर वह जिंदा ही ना रहे तो फिर तो किससे विवाह करेगी?
हाँ, अगर तूने जमींदार से विवाह नहीं किया तो मैं तेरे उस प्रेमी को जान से मार दूंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही करूंगा, इसलिए अब तू मेरी बात मान, वरना तेरी वजह से तेरा प्रेमी मौत के घाट उतर जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं सोमनाथ से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आप रघु को कुछ मत कीजिएगा। और फिर भोला के धमकाने पर रूपवती उससे डरकर सोमनाथ से विवाह कर लेती है और सोमनाथ उसे खुशी खुशी अपने घर लेकर जाता है, जहां पहले से ही उसकी 3 पत्नियां मौजूद होती हैं। सोमनाथ, ये कन्या कौन है और आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? कलावती, यह मेरी पत्नी रूपवती है, और देखो इसका रूप बिल्कुल इसके नाम की तरह है, जभी तो मैंने इससे विवाह किया है। आज से यह तुम तीनों के साथ रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पतिदेव? आपने हम तीनों के रहते हुए भी इससे विवाह कर लिया, ये आपने गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अब जो हो गया है उसे तुम तीनों स्वीकार करो। सोमनाथ ये कहकर रूपवती को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाता है, जबकि उसकी तीनों पत्नी गुस्से से आग बबूला होती है। रूपवती, तुमने हमारे पति को छीनकर अच्छा नहीं किया। हाँ कलावती, लेकिन ये रूपवती तो वाकई बहुत सुंदर है। अगर सोमनाथ ऐसे ही इसकी सुंदरता को देखते रहे तो वो हमें भूल ही जाएंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, बल्कि आज से हम इस रूपवती का जीना हराम कर देंगे। और फिर वो तीनों मिलकर रूपवती के खिलाफ साजिशें करती हैं। जब एक दिन सुन रूपवती, सारे काम समय पर हो जाने चाहिए, और हाँ, जरा सोमनाथ के घर आते ही उनसे चिपक मत जाना। खबरदार जो तू उनके सामने भी आई, वरना हम तेरी ये शक्ल भी बिगाड़ देंगे। जी दीदी, मैं सारे काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और फिर रूपवती दिन भर सारा काम करती है, जब अचानक सोमनाथ घर आता है और उसे काम करते और तीनों पत्नियों को आराम करते देखता है। अरे रूपवती, यह तुम चूल्हे के पास बैठी खुद के रूप को क्यों झुलसा रही हो? नहीं, मैं तो बस अपने घर का काम कर रही हूँ। देखा तुम तीनों ने, इसे कहते हैं रूप के साथ साथ हर गुण में सुंदर होना। और रूपवती दिन रात काम में लगी रहती है, घर संभालती है, और एक तरफ तुम तीनों जिन्हें किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रहता। सोमनाथ रूपवती की उन तीनों के सामने तारीफ करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। पीछे वो तीनों जल्दी कुड़ती हैं। बस बहुत हो गया, अब हमें इस रूपवती को हमारे पति के जीवन से निकालना होगा, नहीं तो सोमनाथ हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ हाँ कलावती, अब हमें इस औरत को अपने घर से निकालना ही होगा। और फिर वो तीनों एक दिन रूपवती के पास जाती है। रूपवती, चलो, बहुत दिन हो गए हैं, हमने नए कपड़े नहीं लिए हैं, इसीलिए चलो बाजार, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे दीदी, मगर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। अरे नहीं, चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। और फिर वो तीनों उसे अपने साथ बाजार लेकर जाती है, जहां रूपवती को उसका पुराना प्रेमी मिलता है। अरे रूपवती, तुम यहाँ? हाँ रघु, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो रूपवती, मैंने सुना था तुम्हारा विवाह हो गया था और पहले से ही तुम्हारे पति की 3 पत्नियां थीं, तो तुम खुश तो हो ना अपने पति के साथ? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ,
मेरे पति बहुत अच्छे हैं। खैर, अब मेरा विवाह हो चुका है, इसीलिए अब तो मुझे भूल जाओ। रूपवती रघु से बात करती है, जबकि सोमनाथ की तीनों पत्नियां ये देख मुस्कुराती हैं और फिर तुरंत सोमनाथ के पास जाती है। सोमनाथ, आपको अपनी उस पतिव्रता पत्नी पर बहुत घमंड था ना? तो चलिए देखिए कि आपकी पत्नी आपसे छुपकर रोज अपने प्रेमी से मिलती है। यह तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से सब देखा है, और अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो चलिए हमारे साथ। और फिर वो तीनों सोमनाथ को उसी जगह लेकर जाती हैं जहां रघु और रूपवती आपस में बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, तो तू छुप छुप कर मेरे पीठ पीछे अपने इस प्रेमी से मिलती है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुप कर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले इसे बताता हूं। चल घर चल मेरे साथ। और फिर सोमनाथ रूपवती को अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे मारता पीटता है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। चुप कर मक्कार औरत। मैं तुझे तेरी सुंदरता और तेरे किरदार की वजह से तुझे पसंद करता था, लेकिन असल में तो तू एक बदचलन औरत है। इसलिए तू मेरे प्रेम के नहीं बल्कि मेरे मार के लायक है। और फिर इसी तरह आए दिन सोमनाथ की तीनों पत्नियों की साजिशों का शिकार रूपवती होती है। जब एक दिन, कलावती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोए ना तो और क्या करें? अब हम कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? हमारे तो माता पिता भी जीवित नहीं है। अरे हुआ क्या है? कुछ बताओगी भी कि तुम तीनों बस रोती ही रहोगी? ये देखिए सोमनाथ, रूपवती ने हम तीनों के हाथ को जला दिया है और हमें धमकी दी है कि अगर हम इस घर और आपको छोड़कर यहाँ से नहीं गए तो वो हमें जान से मार देगी। क्या रूपवती, तुमने इन तीनों को जलाया है? अरे मैं तुम्हें इन तीनों पत्नियों से सबसे अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो एक नागिन निकली। नहीं, मेरी तीनों पत्नियां ही अच्छी हैं। चली जाओ तुम यहां से। नहीं नहीं सोमनाथ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तीनों झूठ बोल रही हैं। आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल जाओ मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। और फिर सोमनाथ ये कहकर रूपवती को धक्का मारकर अपने से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? हाँ, मैं पिताजी के पास जाती हूँ, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। और फिर रूपवती अपने पिता भोला के पास जाती है। अरे रूपवती, तू यहाँ कैसे? तू तो अपने ससुराल में थी ना? पिताजी, सोमनाथ ने मुझे घर से निकाल दिया है। और फिर वो उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। ओह, अच्छा, तो तुझे तेरे पति ने छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे घर में भी तेरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे उस सोमनाथ को बेचकर बड़े मुश्किल से तुझसे अपनी जान छुड़ाई थी। इसलिए तू यहाँ से भी चली जा, मैं तेरे बोझ को और नहीं उठा सकता। ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मर जा मेरी बला से। भोला भी रूपवती को अपने घर से निकाल देता है और वो दर दर भटकती है। जबकि दूसरी तरफ महल में रानी कनिका को संतान की सूरत में पुत्र होता है
जिसे पाकर राजा बहुत खुश होते हैं। रानी कनिका, आपने मुझे संतान के रूप में पुत्र देकर बहुत बड़ी खुशी दी है, इसलिए आप ही मेरे लिए अब से अहम हैं। जी महाराज, लेकिन रानी मेनका तो अपने बच्चे के गम में पागल सी हो गई हैं। कभी कभी मुझे उन पर बहुत तरस आता है। छोड़ो उस पागल औरत को, जिसे हर समय अपनी बच्ची के जिंदा होने का एहसास होता है, जबकि हमें खुद अपनी बच्ची के खून से सने हुए वस्त्र मिले थे। राजा वीर के ऐसा कहने पर रानी कनिका अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, जबकि रानी मेनका सदमे से पागल हो जाती है और अपनी आप बीती एक सैनिक को सुनाती है। पता है रघु, मेरा दिल कहता है कि मेरी पुत्री जिंदा है और वो एक दिन जरूर वापस आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पुत्री आपको वापस मिल जाए रानी मेनका। रघु रानी को तसल्ली देता है, जबकि दूसरी तरफ सोमनाथ की तीनों पत्नियां अंदर ही अंदर परेशान होती है। रेखा, हमने सोमनाथ से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन हमारे पति को किसी दिन भी उस रूपवती की सुंदरता का दोबारा से एहसास हुआ तो वो एक पल नहीं लगाएगा उसे अपने साथ लेकर घर आने में। हाँ कलावती, हमें इस बार उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ ठीक कहती हो, हम एक काम करते हैं, इस बार उसे जान से ही मार देते हैं। चलो मेरे साथ। और फिर वो तीनों रूपवती को ढूंढती हैं। जब उन्हें एक सुनसान जगह पर बुरी हालत में रूपवती दिखाई देती है। अरे आप तीनों यहाँ अब क्या लेने आए हैं? मुझे आप तीनों ने अपने घर से तो निकाल दिया है। हाँ रूपवती, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए हमें माफ़ कर दो। हाँ कलावती, इसीलिए हम अपनी गलती सुधार कर तुम्हें खुद सोमनाथ के पास लेकर जाने आए हैं। चलो हमारे साथ। और फिर वो तीनों रूपवती को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ एक काली पहाड़ी पर ले जाती है। कलावती, सोमनाथ कहाँ है? वो यहाँ इस पहाड़ी पर तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे तुम तो बहुत सीधी हो। खैर, हम तुम्हें यहाँ सोमनाथ से मिलाने नहीं, बल्कि तुम्हें तोहफे में मौत देने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। नहीं, आप लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर तू जीवित रहेगी तो सोमनाथ फिर से तेरी तरफ आकर्षित होंगे। इसीलिए आज हम तीनों मिलकर तुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जाने दीजिए। अब वो मुझे खुद अपने जीवन में वापस लेकर भी जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी उनके पास। नहीं, हम तेरी इन बातों में नहीं आने वाले। नहीं नहीं, बचाओ। वो तीनों उसके रोने गिड़गिड़ाने पर बिना तरस खाए उसे उस पहाड़ी से धक्का दे देती है। चलो, अब हमारी रोज रोज की परेशानी खत्म। अब हमारे पति सिर्फ हमारे हैं। वो तीनों वहां से चली जाती हैं। जबकि रूपवती जख्मी होकर गिरी पड़ी रहती है, जब वहां एक विचित्र जादुई पक्षी आता है। अरे यह कन्या तो बहुत जख्मी लगती है। लगता है यह इस पहाड़ी से गिरी है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने जादू से अभी ठीक कर देता हूँ। और फिर वो जादुई विचित्र पक्षी रूपवती को अपने जादू से तुरंत ठीक कर देता है। हे जादुई पक्षी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम गोपी है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम पर पड़ गई, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने चला आया। ओह अच्छा, तुम्हारा नाम गोपी है। खैर, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपने पति को सब सच बताना है। सच? कैसा सच? और तुम्हारे पति को क्या नहीं पता है? और हाँ, याद आया, जरा तुम यह तो बताओ कि तुम पहाड़ी से कैसे गिरी? गोपी के पूछने पर रूपवती उसे सब बताती है, जिसे सुनकर वो कुछ सोचता है। रूपवती, तुम्हारा पति भी तुम्हारी उन तीनों सौतनों की तरह है और वह कभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि वह उन्हीं पर विश्वास करेगा। इसलिए तुम मत जाओ उसके पास। नहीं गोपी, सोमनाथ मेरे पति हैं और वो जरूर मुझ पर विश्वास करेंगे, इसीलिए मैं जाऊंगी। रूपवती ये कहकर सोमनाथ के पास जाती है। अरे यह क्या, तुम फिर वापस आ गई? हाँ, मैं आपकी तीनों पत्नियों की सच्चाई आपको बताने आई हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। और फिर रूपवती सारी बात सोमनाथ को बताती है। झूठी मक्कार औरत, मैं तुझ पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मेरी तीनों पत्नियां ऐसी नहीं हैं। चली जा यहां से तू। ठीक है, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते ना, इसीलिए अब मैं महाराज के पास जाऊंगी और अब वही मेरा इंसाफ करेंगे। और फिर रूपवती ये कहकर महल जाती है, जहां रानी मेनका उसे देखकर पहचान जाती है। अरे ये मेरी पुत्री है महाराज, देखिए मेरी पुत्री महल लौट आई। यह तुम क्या कह रही हो मेनका? हमारी पुत्री मर चुकी है। तुम सच में पागल हो गई हो। नहीं महाराज, मैं पागल नहीं, बल्कि ये देखिए, इसकी आंखें, इसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है। ये मेरी ही पुत्री है। छोड़ो इसे, यह तो है ही पागल। खैर, तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई हूँ। और फिर रूपवती सारी बात राजा को बताती है कि अचानक वहां वही तांत्रिक प्रकट होता है। आखिरकार 18 वर्ष बाद तू मुझे मिल ही गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रानी कनिका, याद है ना, आपसे मैंने उस दिन कहा था कि रानी मेनका की पुत्री की मैं 18 वर्ष बाद, तो मैं बस आ गया अपनी अमानत लेने। हा, हा। तुम क्या कह रहे हो? राजा वीर के कहने पर तांत्रिक दक्ष अपने जादू से उन्हें उस दिन का सारा दृश्य दिखाता है। देखा, अब यह मेरी अमानत है और मैं इसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। नहीं, छोड़ो मुझे। पिताजी, माँ, मुझे बचाओ। अभी तांत्रिक दक्ष रूपवती को अपने साथ लेकर जाता कि वहीं विचित्र पक्षी गोपी आकर अपने रूप को बदलते हुए साधु बाबा बनकर अपने पास रखे गंगा जल को उस पर छिड़कता है, जिससे वो तांत्रिक दक्ष जलकर भस्म हो जाता है। महाराज, यही है आपकी खोई हुई पुत्री और अब मैं चाहता हूँ कि आप इनका विवाह इनके प्रेमी रघु से कर दें, जो आपके महल में ही एक सैनिक है।
रानी कनिका, आपने बहुत गलत किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी ही बहन के साथ ऐसा करेंगी। इसलिए मैं आपको और रूपवती के सारे गुनहगारों को सजाए कैद सुनाता हूँ। और रानी मेनका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं महाराज, आपने वही किया जो आपको दिखाया गया। लेकिन अब मुझे मेरी पुत्री मिल गई है, तो वो बनेगी इस राज्य की रानी। साथ ही मैं इसका विवाह रघु से ही करवाऊंगी। और फिर राजा रानी मिलकर रूपवती को राज्य की अगली रानी के साथ ही रघु से उनका विवाह कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।